नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। पर कई लोग इसे सीटेट और दूसरे टीचिंग एग्जाम्स की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो आज हमारा मकसद इसे बहुत ही आसान तरीके से समझना है और ये भी कि कैसे इसने शिक्षा को बोझ से मस्ती में बदलने की कोशिश की। और ये जानना जरूरी भी है क्योंकि एनसीएफ 2005 सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था। ये शिक्षा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। इसने पहली बार बच्चे को पूरी शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में रखा। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? इसकी कहानी शुरू हुई 14 जुलाई 2004 को। तब 35 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। और इसकी जो प्रेरणा थी वो भी काफी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। इसका जो मुख्य विचार है वो रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया। अच्छा। तो ये दिखाता है कि इसकी नींव कितनी गहरी भारतीय विचारों और एक प्रगतिशील सोच पर रखी गई थी। और इसका असर भी काफी बड़ा रहा। बहुत बड़ा। इस दस्तावेज को 22 भाषाओं में लिखा गया और देश के, जहां तक मुझे याद है, 17 राज्यों में लागू किया गया। तो एनसीएफ का जो सबसे बड़ा नारा था या कह लें कि मूल मंत्र, वो था लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना। हाँ, पर यहाँ बोझ का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बस्ते का वजन कम करना नहीं था। इसका असली मतलब था दिमाग का बोझ कम करना। जैसे रटने का बोझ, परीक्षा का जो तनाव होता है। हाँ, और ना समझ आने का बोझ। बिल्कुल। ये 1993 की जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, उसी पर आधारित था। सही। और शायद इसीलिए इसमें रटने की जगह करके सीखने, मतलब लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया गया। हाँ, और साथ ही ये भी कहा गया कि ज्ञान को सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक मत रखो, उसे बाहर की दुनिया से जोड़ो। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए 5 मुख्य सिद्धांत दिए गए, जिन्हें हम 5 पिलर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, वो 5 सिद्धांत क्या थे? पहला तो यही था कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, रटने की आदत को पूरी तरह से खत्म करना। ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन जरूरी था। तीसरा था कि सिर्फ किताबों पर निर्भर न रहकर बच्चे का, जिसे कहते हैं, चहुमुखी विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। चौथा था परीक्षाओं को ज्यादा लचीला बनाना और उन्हें क्लास की गतिविधियों से जोड़ना। और पांचवा था कि बच्चों में देश के प्रति प्रेम और जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनका विकास करना। इसमें ये जो परीक्षा में लचीलापन वाली बात है, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। हाँ, वो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब सिर्फ परीक्षा को आसान बनाना नहीं था। नहीं, इसका उद्देश्य था मूल्यांकन को, माने असेसमेंट को, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाना, न कि सिर्फ अंत में दिया जाने वाला एक फैसला। अच्छा, अब बात करते हैं पढ़ाने के तरीकों की। एनसीएफ ने 2 सूत्र दिए थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। हाँ, जो बच्चा जानता है उससे शुरू करके नई चीजें सिखाओ। और दूसरा था मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले ठोस चीजें दिखाओ, फिर उनके पीछे के जो सिद्धांत हैं वो समझाओ। लेकिन इन सबसे भी बड़ी एक बात थी, वो थी रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद, ये एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव था। एनसीएफ ये मानता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। वो कोई कोरी स्लेट नहीं है। बिल्कुल, वो कोई खाली बर्तन नहीं है जिन्हें हमें भरना है। बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं। और ये सोच तो टीचर के पढ़ाने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। पूरी तरह। और शायद यहीं से शिक्षक की भूमिका भी बदल जाती है ना? हाँ, एनसीएफ के अनुसार शिक्षक कोई बॉस नहीं है, वो एक सुविधादाता है। फैसिलिटेटर। सुविधादाता, जिसका काम है बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें एक अच्छा माहौल देना। एक गाइड की तरह। हाँ, वो एक मार्गदर्शक है जो बच्चों की जिज्ञासा को सही दिशा देता है। क्लासरूम का माहौल ऐसा हो जहां बच्चे को सवाल पूछने की पूरी आजादी हो। एनसीएफ ने भाषा को लेकर भी त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया था। हाँ, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। और ये कहा कि प्राइमरी स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। और क्लास में बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक संसाधन की तरह देखा जाए। एक संसाधन की तरह। 3 भाषाएं हों, पहली मातृभाषा, दूसरी हिंदी या कोई और भारतीय भाषा, और तीसरी अंग्रेजी। जी। साथ ही हर विषय का उद्देश्य भी साफ किया गया था। जैसे गणित का मकसद सिर्फ गणना करना नहीं, बल्कि बच्चे की तार्किक क्षमता बढ़ाना है, जिसे सोच का गणितीयकरण कहा गया, मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट। हाँ, और विज्ञान का उद्देश्य बच्चों में खोजने की आदत डालना है। ये जो उद्देश्यों की स्पष्टता है, ये तो सीधे सीधे
रटने की प्रथा पर चोट करती है। बिल्कुल। जब विज्ञान का लक्ष्य खोजना है तो बच्चा सिर्फ परिभाषाएं क्यों रटेगा? हाँ, सही बात है। वो सवाल पूछेगा, प्रयोग वो करेगा। प्रयोग करेगा। अब आते हैं एनसीएफ के सबसे मुझे लगता है क्रांतिकारी विचार पर। एनसीएफ कहता है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो बच्चे की असफलता नहीं है। नहीं, वो स्कूल की व्यवस्था की असफलता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय करता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि सिस्टम को हर बच्चे की सीखने की जो अलग रफ्तार है उसके अनुसार खुद को बदलना होगा। ये भी बताता है कि जो भीड़-भाड़ वाली कक्षाएं होती हैं उनमें सृजनशील मतलब क्रिएटिव बच्चे अक्सर क्यों पिछड़ जाते हैं। मूल्यांकन को लेकर भी कुछ और सुझाव दिए गए थे। हाँ, जैसे कि मोटी-मोटी किताबें शिक्षा की असफलता का प्रतीक हैं। अच्छा। खेल सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि सहयोग और सामाजिकता सीखने के लिए जरूरी है। और सजा और पुरस्कार का इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल बहुत सीमित होना चाहिए। और एक बात जो मुझे हमेशा याद रहती है, कौन सी? शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं। हाँ, ये एक लाइन इस पूरी बहस को बच्चे के नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। तो आज हमने एनसीएफ 2005 के जो मूल मंत्र थे उनको समझा। अगर संक्षेप में कहें तो मूल मंत्र था बिना बोझ की शिक्षा। सही। आधार था टैगोर का निबंध सभ्यता और प्रगति। हाँ। शिक्षक की भूमिका थी एक सुविधादाता की, फैसिलिटेटर की। और अप्रोच थी रचनावादी और बाल केंद्रित। और अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ये भी याद रखना जरूरी है। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। तो हमने एनसीएफ 2005 का जो एक आदर्श ढांचा था उसको तो समझ लिया है, पर अब सोचने वाली बात यह है कि लगभग 2 दशक बीत जाने के बाद इस क्रांतिकारी सोच का कितना हिस्सा आज हमें अपनी कक्षाओं में सच में दिखाई देता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और उस खाई को पाटने में हमारी और बाकी सबकी क्या भूमिका हो सकती है?